मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-110708 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा बता देते हैं आपको कि आज प्रमुख तौर पर वो कौन सी खबरें हैं जो कि इस कार्यक्रम में जगह बनाने में कामयाब रही हैं, जिनका होगा विश्लेषण एक एक करके ऑन द शो के जरिए आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में घटते एफडीआई को लेकर के। जनवरी महीने में लगातार 5वें महीने नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके मायने हैं क्या। इसके बाद बात होगी भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की प्राइसिंग फॉर्मूले में हुए बदलाव को लेकर के। पीपीएससी में प्राइसिंग में ब्रेंट का वेटेज बढ़ा दिया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसका क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर के डिटेल में होगी बातचीत। अगली खबर भारत में शेल की तरफ से बढ़ी हुई नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी हुई है। भारत में भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों ने जितनी नेचुरल गैस इंपोर्ट की है उसमें अधिकतर हिस्सेदारी शेल की ही रही है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में इसके मायने हैं क्या। इसके बाद ताइवान को लेकर के चीन के नरम हुए रुख को लेकर के भी बात होगी। ताइवान ने ताइवान को लेकर के लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। समझने की कोशिश ये भी होगी कि आखिर में इसके क्या संकेत हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खबर यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के असफल रहने का विश्लेषण होगा। अंशुमान सर से समझेंगे कि शांति वार्ता आखिर में असफल क्यों रही और अब आगे क्या होगा। आखिर में हॉर्मुज की घेराबंदी को लेकर के ट्रंप के ऐलान को लेकर के भी होगी बातचीत। जानेंगे कि इस घेराबंदी का भारत और चीन पर किस तरीके से असर देखने को मिलेगा। तो इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे, डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले जो एफडीआई घट रहा है उस पर बातचीत कर लेते हैं। दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कम हो रहा है। जनवरी के दौरान नेफ्ट एफडीआई इनफ्लो नेगेटिव 1.39 अरब डॉलर रहा है। यानी जनवरी के दौरान एफडीआई रूट से जितना निवेश आया है उससे ज़्यादा निकल गया। जनवरी में लगातार 5वें महीने नेट एफडीआई नेगेटिव जोन में दर्ज किया गया। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि विदेशी निवेशक मैक्सिको, वियतनाम और पोलैंड जैसे देशों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं और भारत में घटा रहे हैं। सर, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में ग्रोथ तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार एफडीआई आउटफ्लो वो क्यों देखने को मिल रहा है? वो शेयर बाज़ार हो या फिर मतलब एफडीआई हो या एफआईज हो, वो भी मतलब हर तरीके से बेच क्यों रहे हैं लोग इतना? विपुल जी, भारत के एफडीआई में 2 प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है और जो हेडलाइन की प्रॉब्लम है, यानी जो अपॉर्चुनिटी की, जो मैसेज की, जिसको आप ये कहें कि कम्युनिकेशन की, नैरेटिव की प्रॉब्लम है, दोनों है। और दोनों इस समय एक साथ भारत के विदेशी निवेश पर असर करती दिखाई दे रही है। पहले नैरेटिव का प्रॉब्लम समझते हैं। अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई, जो अभी पूरी तरह रेटिफाई नहीं हुई है, तैयारियों में चल रही है, दुनिया के बाकी देशों से जो ट्रेड डील हुई उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट होना शुरू हुई है।
भारत की जगह विदेशी निवेशकों ने वियतनाम और मैक्सिको को चुनना शुरू किया है। वियतनाम में बेहद स्ट्रांग एफडीआई का मोमेंटम हमें दिखाई दिया है। 2025 की पहली छमाही में करीब 32% की बढ़ोतरी हमने देखी है। मैक्सिको में भी हमने तेज बढ़ोतरी देखी है मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की। यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां भी मैक्सिको में अपनी इकाइयों में निवेश कर रही हैं, इकाइयां लगा रही हैं, क्योंकि उससे उन्हें अमेरिका में निवेश का रास्ता मिलता है। तो पहली चीज तो ये कि पूरा जो ग्लोबल ट्रेड सेटअप जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने मथ दिया और तितर बितर कर दिया और एक नया सेटअप लेकर आए, उस सेटअप में वो देश जिनकी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के बाजार में जिनकी पहुंच है, एफडीआई अब उन देशों की तरफ जाना शुरू हो रहा है। तो ये उसका बड़ा नुकसान भारतीय एफडीआई को उठाना पड़ा। तो ये तो बात हुई उस नैरेटिव की, उस कहानी की या ट्रेड से बदली हुई पॉलिसी की। दूसरी महत्वपूर्ण बात कुछ स्ट्रक्चरल है, कुछ ढांचागत है, जो भारतीय विदेशी निवेश नीति के बारे में अब इसके पुनर्गठन की, इसकी समीक्षा की जरूरत बताती है। पहली चीज ये कि विदेशी फर्म भारत में अब बहुत ज्यादा पैसा निकाल रही हैं। उन्होंने आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको कैश करना शुरू किया है, स्टेक सेल करनी शुरू की है। तो जो रिपेट्रिएशन है भारत से, जो डाइवेस्टमेंट के जरिए, हिस्सेदारी बेचने के जरिए हो रहा है, जो आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ 2024-25 में करीब 51 से 52 बिलियन डॉलर का रिपेट्रिएशन भारत से विदेशी निवेशक ले गए, जो उन्होंने पहले से निवेश किया था। दूसरी बात है कि भारत से विदेश में निवेश बढ़ा, जिसको हम आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करीब 2025 में 12 से 13 बिलियन के आसपास का रिजर्व बैंक का आंकड़ा हमारे सामने जो हमें बताता है। दूसरी एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुराने इन्वेस्टमेंट साइकिल थे ना, जो 10 साल पहले, 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए थे, वो साइकिल अब कंप्लीट हो रहे हैं, उनका हार्वेस्ट शुरू हो गया है और वो पैसा निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि इंडियन वैल्यूएशन सब गिरना शुरू हुए। तो उससे पहले निवेशक अपना पैसा बेचकर निकाल कर ले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जो व्यापार के कारण अनिश्चितता है, उस वजह से भी भारत में विदेशी निवेश में गिरावट है। तो ये दो बड़ी चुनौतियां एक साथ हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भारत की, क्योंकि भारत की एफडीआई की स्टोरी उतनी आकर्षक नहीं दिखाई देती। रही बात विदेशी निवेशकों की जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनकी तस्वीर तो आपको पता ही है, क्योंकि वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच रुपए में सट्टेबाजी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों को देखते हुए कुछ विदेशी बैंकों ने अपने स्तर पर कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिनसे कि रिजर्व बैंक के उठाए गए कदमों का असर कम हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े विदेशी बैंक रुपए में हुई आर्बिट्राज डील्स को नए सिरे से कैपिटल के बदले हेज में क्लासिफाई कर रहे हैं। सर, ये ग्लोबल बैंकों की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट इसका आप देख रहे हैं? देखिए, ये प्रत्याशित था, इस बात की संभावना थी, खासतौर पर उस समय जबकि पूरी दुनिया के करेंसी बाजार में बड़ी उथल पुथल है। अगर आप पिछले 3 दिन के अंदर देखें, इस्लामाबाद की वार्ताओं से लेकर हॉर्मुज में अमेरिका के ब्लॉकेट तक और डॉलर के मूवमेंट को देखें, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में करेंसीज को लेकर दुनिया के बैंक अपनी पोजीशंस रोज बदल रहे हैं। आरबीआई ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया और ये कहा कि जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड हैं उनको सख्त किया जाएगा और बैंकों की बैलेंस शीट का एक सर्टेन हिस्सा ही जो उसमें इन्वेस्ट होता है उसकी एक सीमा तय कर दी गई। विदेशी बैंकों के पास एक सुविधा है, एक तो वो अपने विदेशी ब्रांचेस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं जो उनकी ग्लोबल ब्रांचेस हैं। तो जो बैंकों के विदेशी बैंकों के ऑपरेशन दुनिया के अन्य देशों में, लंदन, सिंगापुर में, हांगकांग में, न्यूयॉर्क में, वहां वो ये कैप लागू नहीं होती। तो वो ऑनशोर तो ये कैप 100 मिलियन की जो आरबीआई ने लगाई वो रखते हैं, लेकिन वहां उस कैप को के से ज्यादा वो ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये एक विंडो है, एक रास्ता है, एक छेद है जिसके जरिए वो ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेड है उनको कैपिटल हेज में बदल दिया है। तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के जो ऑफशोर के ट्रेड थे जो ऑनशोर से की तुलना में बेहतर मार्जिन वाले थे, उनको अब बैंकों ने हिज की पोजीशन में बदल दिया है और उनको अब एनडीएफ का आर्बिट्राज नहीं माना है। आरबीआई ने इसकी व्यवस्था अपने नियम में नहीं की थी। अब ये खुलकर सामने आया है कि बैंक ऐसा कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आरबीआई ने जो भी कोशिश की है रुपए को थामने की, जो कि इस फैसले के बाद रुपया थोड़ा मजबूत होता भी दिखा था कुछ दिनों के लिए, उस पर हमें असर पड़ेगा। दूसरा ये कि बैंक्स के चूंकि पीएनएल पर बड़ा असर पड़ रहा है, इससे उनकी जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं उन पर उनका नुकसान हो रहा है, तो बैंक उसे भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात। इस बीच ईरान युद्ध की वजह से भारत को कच्चे तेल के प्राइसिंग का फॉर्मूला बदलना पड़ा है। पेट्रोलियम प्राइसिंग एनालिसिस विंग यानी पीपीएसी ने मार्च के दौरान क्रूड के प्राइसिंग फॉर्मूला में बदलाव किए हैं। नए प्राइसिंग फॉर्मूला में भारतीय
बास्केट के लिए यूरोपियन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की वेटेज बढ़ा करके 50% से ऊपर की है। सर, ये कच्चे तेल की प्राइसिंग का फॉर्मूला बदलने का इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, और क्या जब ये सिचुएशन बदलेगी तो इस फॉर्मूले में फिर से बदलाव हो सकता है? अभी की सिचुएशन कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, इस फार्मूले में बदलाव की दो वजह, एक तो हेडलाइन मैनेजमेंट है, एक तो थोड़ा सुर्खियों का जो खबर जाती है ना कि भारतीय बास्केट $156 की है, $160 की है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है जिससे बाजार भी रिएक्ट करता है, रूपी और बॉन्ड भी रिएक्ट करता है। तो एक तो उस हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश है और थोड़ा असर पूरे के पूरे ऑयल के प्राइसिंग फार्मूले पर और सरकार के जो अलग अलग बजट के हिस्से उन पर पड़ेगा। और ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए, ब्रेंट क्रूड के दो हिस्से हैं, एक सौर क्रूड कहा जाता है और एक स्वीट क्रूड कहा जाता है। सौर क्रूड में आता है ओमान और दुबई का क्रूड, जिसको सौर कहा जाता है, और वो सामान्य रूप से महंगा होता है। और जो स्वीट क्रूड होता है वो ब्रेंट का क्रूड होता है, जो सस्ता होता है। हुआ ये कि पिछले 3 साल में भारत की जो बास्केट थी उसका कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि भारत ने अपनी जरूरत का अधिकांश तेल रूस से इंपोर्ट किया, रशिया से इंपोर्ट हुआ, और रशिया से वो सस्ता तेल आता था जो ब्रेंट से भी डिस्काउंट पर मिल रहा था। तो इसलिए ये बास्केट जो थी, इस बास्केट को एक तरह से किनारे कर दिया गया, क्योंकि ये बास्केट मूलतः जो मध्य पूर्व से आने वाले तेल के आयात थे उन पर आधारित थी। अब हुआ क्या, होर्मुज के बाद अचानक तेल में तेजी आई। हम आपको लगातार बताते रहे कि दुबई का क्रूड $150 पहुंच गया, ओमान का क्रूड $160 पहुंच गया। ये वो क्रूड हैं जिन्होंने भारत की बास्केट में जो का जो एक्चुअल प्राइस है, जो कंसोलिडेटेड प्राइस, एवरेज प्राइस है सारे क्रूड्स को मिलाकर, उसे काफी ऊपर कर दिया। सरकार को भी ये बात पता है, उद्योग को भी बात पता है, बाजार को भी ये मालूम है कि इस $150-160 पर डील नहीं होती कोई भी, क्योंकि जो तेल का इंपोर्ट हो रहा है वो दरअसल दूसरे $100 या $101 जो ब्रेंट का रेट है उस पर होता है, पर भारतीय बास्केट की कीमत ऊंची दिखाई देती है। तो इससे जो मैसेज जाता है कि भारत दुनिया में सबसे महंगा क्रूड खरीद रहा है। तो पहली चीज तो ये कि इस करेक्शन के बाद अब ब्रेंट का वेट ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा यूरोपियन क्रूड भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो बास्केट का लेवल $150-156 के आसपास का है, वो नीचे ब्रेंट के आसपास आकर टिक जाएगा। यानी ब्रेंट अगर 105-106 का होगा तो भारतीय बास्केट भी ऐसी होगी, उसी के आसपास होगी। ये पीपीएससी का बदलाव है। अब आप कहेंगे कि इसके और क्या बदलाव होंगे? एक तो ये इससे पॉलिसी का सिग्नल बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूजन था, खरीद रहे हैं आप 101 वाला और बेंचमार्क कर रहे हैं 150 वाले पे, जो ठीक नहीं था। दूसरी चीज ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो इंडियन बास्केट पर किया जाता है। तो जो भारत की महंगाई का आंकड़ा है उसमें फिर अब बास्केट का सही करेक्टेड कीमत आएगी। तो आपको जो कच्चे तेल की महंगाई का जो हिस्सा थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में शामिल किया जाता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। परसेंटेज में कमी होगा लेकिन फार्मूला ठीक होगा। एक और बात जो जिससे सरकार को थोड़ी बचत होगी, जो सब्सिडी दी जाती है तेल कंपनियों को या बाकी उनको, और जो अंडर रिकवरी की गणित है वो भी इससे बदलेगी, क्योंकि अंडर रिकवरी को कैलकुलेट करने के लिए इंडियन बास्केट के प्राइस को आमतौर पर बेस बना लिया जाता है। तो ये है वो बदलाव जो 3 साल से पहले से ये बदलाव उलझा हुआ था, जो अब इसके कारण, इस युद्ध के कारण करना पड़ा है। तो एक तरफ थोड़ा हेडलाइन मैनेज होगी और दूसरी तरफ थोड़ी प्राइसिंग भी मैनेज होगी। जी, इस बीच ईरान युद्ध की वजह से भारत में नेचुरल गैस की सप्लाई में रुकावट का मौका देखते हुए ग्लोबल एनर्जी कंपनी शेल ने भारत में नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के दौरान भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों को नेचुरल गैस सप्लाई में शेल सबसे बड़ा सप्लायर बनकर के उभरा है। भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों ने कुल 6 ट्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स नेचुरल गैस के टेंडर जारी किए थे, जिसमें से अकेले शेल ने 4 ट्रिलियन यूनिट्स की सप्लाई की है। सर, ये भारत की एनर्जी सप्लाई को लेकर के ये जो अपडेट्स आ रही हैं, ये जो डेटा आ रहे हैं, इसके मायने हैं क्या, कैसे समझा जाए इसे? इसके मायने ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे भारत के एनर्जी सेक्टर में वो होने लगा है। डील का असर आपको सामने दिखने लगा है। शेल एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच जो एनर्जी की डील हुई थी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जो 2 डील से, एक तो जो अभी ताजी ट्रेड डील है और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पहली बड़ी भारत की गैस डील हुई थी उसका वो भी इसका पार्ट है। जैसे कतर की सप्लाई कम हुई, क्योंकि कतर से भारत की जरूरत करीब 45 से 50% जरूरत पूरी होती थी। रास लाफेन पे हमले के बाद कतर की आपूर्ति बंद हुई, अमेरिका से आपूर्ति बढ़ने लगी। जो लोग लगातार बोनस पॉइंट देखते हैं, अर्थम देखते हैं, हम उनको इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अमेरिका इस जंग को थोड़ा और लंबे समय तक चलाए रह सकता है, क्योंकि उसके ग्राहक दुनिया में बढ़ रहे हैं और भारत उसका प्रमुख उदाहरण है। शेल
भारत में एलएनजी की सबसे बड़ी इंपोर्टर है और भारतीय कंपनियों को वो सप्लाई करती है। अब जबकि गल्फ की सप्लाईज, कतर की सप्लाईज कम हो रही हैं, तो अमेरिका को भारत के एलएनजी बाजार में प्रवेश का बड़ा मौका मिल रहा है। जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनियां जिनकी गैस की नॉर्मल सप्लाई कतर के बाद बंद हो गई थी, जो अब दोबारा शुरू होने की संभावना है, उन्होंने बड़ी पैमाने पर टैंकर्स के जरिए जो एलएनजी आती है उसमें शेल से एलएनजी की खरीदारी शुरू की है। शेल का एक हजीरा में एलएनजी का टर्मिनल है गुजरात में, जो करीब 5 मिलियन टन के आसपास की इंपोर्ट कैपेसिटी पे रखता है। और अब ये इस इंपोर्ट कैपेसिटी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिका की एलएनजी भारत में आ रही है। एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि, और यही होता है, देखिए विपुल जी, जब डिस्रप्शंस आते हैं तो कैसे मार्केट शिफ्ट होता है। भारत अब जो सप्लाई अमेरिका से लेना शुरू करेगा, उसमें जो भारत के बायर हैं, चाहे वो पीएनजी कंपनियां हों या फर्टिलाइजर के बायर हों, ये सब अब शेल के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर जाएंगे और शेल लॉन्ग टर्म इंपोर्ट करना शुरू करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के जिस एनर्जी पॉलिसी को लेकर आए थे और जिस कोशिश में थे कि उनको भारत के गैस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिले, संयोग से या दुर्योग से जो भी कहे, इस जंग के कारण भारत के एलएनजी बाजार का एक बड़ा हिस्सा कतर के हाथ से हमें निकलता दिखाई दे रहा है, जो अब अमेरिका के पास जा रहा है। जी, इस बीच चीन ने ताइवान के साथ रिश्तों में सुधार के संकेत दिए हैं। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता चीन की यात्रा के बाद चीन ने कहा कि ताइवान से उड़ानों पर लगी रोक हटाई जाएगी। साथ में चीन ने ताइवान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी खोला जाएगा। ताइवान ने विपक्षी नेताओं को चीन का करीबी जो है वो माना है। सर, ताइवान को लेकर के चीन के जो बदलता हुआ रुख है, इसके मायने किस तरीके से निकाले जाएं और क्या कोई इसका मैसेजिंग है सर दुनिया के लिए, जिस तरीके से रुख में परिवर्तन आया है? विपुल जी, चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक मूव है। चीन ताइवान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर आए और उस विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान बीजिंग ने करीब आधा दर्जन के 10 के आसपास इंसेंटिव मेजर्स की घोषणा की, जो चीन और ताइवान के रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाया गया। चीन और ताइवान के रिश्ते बेहद दबाव में हैं, तनाव में, सबको पता है। फ्यूचर फ्लैश पॉइंट वही है। आपको लगातार ताइवान की तरफ से बात सुनने में आती है कि साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास चीन के जहाज़ों की, नौसेना की गतिविधियां काफ़ी आक्रामक हैं, सक्रिय हैं। इस बीच में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी और बेहद अर्थपूर्ण थी। चीन इसमें कई सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहा है। चीन भविष्य के सत्ता परिवर्तन को निशाना बना रहा है। चीन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के संकट में फंसने के बाद, तो इस जंग में उलझने के बाद और मध्य पूर्व की मुश्किलों के बाद ताइवान की अर्थव्यवस्था को चीन की मदद चाहिए और चीन की अर्थव्यवस्था को ताइवान की मदद चाहिए। दोनों एक दूसरे के पड़ोस के देश हैं। तो इसलिए अगर आप सारे आकलन देखें और जो फैसले लिए गए शी जिनपिंग की और इनकी मीटिंग थी चेंगली वुन की, कि इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसमें क्या था, एक तो फ्लाइट शुरू की जाए ताइवान और चीन के बीच में पूरी तरह से, जो महत्वपूर्ण फैसला है। टूरिस्ट और ट्रैवल के कर हटा दिए जाएं, यानी ताइवान के लोग आसानी से चाइना में आ सकें, जा सकें। और इंपोर्ट ताइवान से फूड का, एक्वाकल्चर का इंपोर्ट, यानी चीन अपना बाजार ताइवान के खाद्य उत्पादों के लिए और जो फिशिंग के उत्पाद हैं इनके लिए खोलने जा रहा है। और इसके अलावा ताइवान की कुछ मूवीज और ताइवान का जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है उसको भी चीन में लाने की इजाजत दी जा रही। अब ये बेहद जटिल परिस्थिति है विपुल जी ताइवान की सरकार के लिए, क्योंकि ताइवान की सरकार इससे सहमत नहीं थी कि विपक्षी नेता जाएं और इस तरह से कोई डील करें या ताइवान उनकी यात्रा के दौरान चीन इसकी घोषणा करे। और इसलिए ताइवान ने यह कहा कि ये तो केवल जो चीन अपनी सख्ती और दबाव के कारण ताइवान की स्वतंत्रता को बाधित रखना चाहता है, उस पर नियंत्रण करना चाहता है, ये वो असली चीज है, ये तो सब बाहर दिखावे की चीज है। लेकिन बड़ा शिफ्ट है बीजिंग की पॉलिसी में ताइवान को लेकर। बीजिंग कुछ आने वाले समय में ताइवान में किसी बड़े बदलाव की संभावना परख रहा है और उस दृष्टि से वो ताइवान के साथ अपने आक्रामक रुख के साथ एक दूसरे तरीके का चैनल, एक सॉफ्ट चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन का जो ताइवान की सॉवरेंटी का रुख है उसे लेकर बना हुआ है। असर इसका क्या हुआ विपुल जी? असर ये हुआ कि ताइपेई में जो प्रतिक्रियाएं आई वो दो तरीके की थी। एक प्रतिक्रिया तो सरकारी आई कि नहीं ये तो सब गलत है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
जो उद्योग हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचने में दिक्कत हो रही है, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्टर्ब्ड है, उनके लिए उनको ये लग रहा है कि अगर चीन और ताइवान के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो उनके पास एक बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार उनके बगल में है जहां वो अपने सामानों की बिक्री कर सकते हैं। तो देखना होगा, ये दिलचस्प घटनाक्रम है, दिलचस्प मूव है और इसीलिए आज हमने इसको बोनस पॉइंट में रखा है। जी, अब बातचीत कर लेते हैं बड़ी खबर की। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान में हुई वार्ता असफल रही। अमेरिका ने कहा कि ईरान उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस शांति वार्ता पर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और ये कहा गया कि जब दोनों पक्षों के बीच जब डील फाइनल होने के करीब थी तब अमेरिका ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। सर, ये मतलब बात बिगड़ी कहाँ से, या शुरू से ही बिगड़ी हुई थी, उसको बस सही करने की कोशिश हो रही थी? शांति वार्ता में हुआ क्या कुछ और ये आखिरकार असफल हुई क्यों? ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और हालांकि इस बात को जो लोग पहले से देख रहे हैं, बोनस पॉइंट हम आपको बताते आ रहे थे कि बातचीत बड़ी फ्रेजाइल है और एक ही बैठक में इतने बड़े युद्ध पर कोई शांति और सहमति बन जाए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोनों पक्षों ने गंभीरता के साथ मेज पर बैठने के संकेत जरूर दिए। बातचीत नहीं बननी थी, ये बात सही थी और लंबी भी नहीं चलनी थी। हुआ क्या, पाकिस्तान की इस वार्ता में ये अमेरिका और ईरान का 1979 के बाद सबसे बड़ा एंगेजमेंट था जो 2 हफ्ते के सीज फायर के साथ है। 21 घंटे बातचीत चली 11 और 12 अप्रैल को और उसके बाद जेडी वेंस ये कहकर निकल गए कि उन्होंने सबसे अच्छा ऑफर अब मेज पर रख दिया है, ईरान को इस पर फैसला करना। ईरान ने कहा कि जेडी वांस जो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाए, अमेरिका युद्ध के जरिए ईरान के साथ जो हासिल नहीं करना पाया, वो वार्ता की मेज पर हासिल करना चाहता था। महत्वपूर्ण 2 बातें हुई जहां ये बातचीत टूटी और जो टूटनी भी थी। अगर आप लगातार बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा टूटनी थी। पहली चीज तो ये कि वाशिंगटन ये चाहता था कि न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान एक लॉन्ग टर्म प्लेज दे, एक शपथ दे और अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने की सहमति जताए। जेडी वेंस का कहना था कि ईरान इस पर पूरी तरह कैटेगरिकली तैयार नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि तेहरान इसके बदले क्या चाहता था, उसका कहना था कि पहले जेडी वेंस एक दस्तावेज लेकर आए कि सैंक्शंस हटा दिए गए हैं, जो एसेट्स फ्रीज की गई हैं ईरान की पूरी दुनिया में उनको रिलीज किया जाए है, अगले हमलों की गारंटी हो कि आगे कोई हमले नहीं किए जाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां अपनी संप्रभु ताकत स्थापित करना चाहता है ईरान, उस पर ईरान का नियंत्रण माना जाए। तो दोनों पक्षों के रुख ये पहले से ही थे, वार्ता में जाने से पहले थे, तो वहीं कायम रहे। तो यूएस ने ये माना कि होर्मुज को लेकर ईरान की जो आग्रह है या जो ईरान की जिद है वो उस पर आगे सहमति नहीं बनाई जा सकती, और ईरान ने कहा कि डिमांड्स अनरीजनेबल थी। जी, अब सर सवाल ये उठता है कि क्या दोनों पक्षों के बीच अभी भी बैक चैनल में बातचीत हो रही है, या ये बातचीत जो है थोड़ा लंबा समय लगेगा दोबारा बातचीत शुरू करने में? स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, अभी की स्थिति क्या है सर? देखिए, ऑफिशियल तो बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जो बात वहां से भी निकल कर हुई, बाद में भी कही गई, डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग तरीके के बयान भी अगर आप देखिए, तो जो परोक्ष बातचीत है, क्योंकि अब तो दस्तावेजों का ऑफर का आदान प्रदान हो गया है सामने मेज पर बैठकर ईरान के पक्ष और अमेरिका के पक्ष के बीच में, तो अब जो बीच के जो मध्यस्थ हैं, जिसमें टर्की भी है, पाकिस्तान खासतौर पर है, वो दोनों पक्षों के बीच में लेन देन की बातचीत कर रहा है कि कहां किस पर सहमत हुआ जा सके। रशिया भी रीजनल मीडिएटर के तौर पर आया है, जो आज का घटनाक्रम में माना जा रहा है। कतर भी अब शामिल हो गया है इस बातचीत में, दोनों के बीच मध्यस्थता कराने में। पाकिस्तान फ्रंट पर लीड कर रहा था, इजिप्ट भी इसमें शामिल हुआ है। तो पहले केवल पाकिस्तान था, 2-3 देश और भी इस पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, बिहाइंड द सीन गतिविधियां चल रही हैं। लेबनान को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, हालांकि इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हैं, लेकिन ईरान ने पिछले 24 घंटों में लेबनान को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लगे कि चीजें कि लेबनान भी अब एक बड़ी बाधा दिखाई दे रहा है। तो अभी तो परिस्थिति यथास्थिति की है। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को घेरने की और होर्मुज के ब्लॉकेट करने की चेतावनी दी, क्या उस पर अमल शुरू कर दिया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। संभावना यह है कि मीडियम टर्म में सीज फायर टूटने की भी संभावना है,
अगर कोई बड़ा टकराव किसी भी स्तर पर होता है तो ये युद्ध विराम तो बहुत ही छोटा है, 2 हफ्ते का खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध विराम एक और लेवल तक एक्सटेंड हो गया विपुल जी, मान लीजिए 15 दिन या 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया, तो आप ये मान सकते हैं, तो ये इसको संकेत के तौर पर ले सकते हैं कि बातचीत कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर जाकर बन जाएगी। कुछ ले देकर, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी मानकर उसको ये युद्ध विराम को लंबे समय तक बनाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हमने आज देखा कि बाजारों ने होर्मुज के बंद होने पर डर भरी प्रतिक्रिया जाहिर की, और परोक्ष रूप से जो खबरें आ रही थी कि बातचीत किसी मुकाम पर पहुंचेगी, उस पे बाजार में को थोड़ा संतोष भी दिखाई दिया। जी अब सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भविष्य को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि क्या आगे कोई बातचीत होगी तो क्या जो मीडिएटर्स हैं उन्हीं की भूमिका रहेगी, या दोनों देशों की तरफ से भी कोशिश होगी। यहाँ से इस युद्ध का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, युद्ध तो अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध विराम की समय सीमा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में, वेरी नियर टर्म में देखें, बिल्कुल हाल फिलहाल के दिनों में देखें, दोनों देशों के बीच पॉस्चरिंग चलेगी, दोनों देशों के बीच ब्लेम गेम चलेगा, जो साइऑप्स होते हैं एक दूसरे को धमकाने के, वो लगातार चलेंगी। अमेरिका कहेगा हमने बेस्ट ऑफर दिया, मानो नहीं तो होर्मुज बंद। ईरान कहेगा कि होर्मुज बंद करना आसान नहीं है। ये व्यवस्था चलेगी। तो अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उम्मीद, जिसको आप कहें उम्मीद की किरणें, जो ग्रीन शूट देखें इस पूरे में, वो ये है कि क्या 2 हफ्ते से आगे युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा की जाती है, और ये लास्ट मोमेंट पर की जाएगी। अगर ये युद्ध विराम 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाता है तो आप मानिए कि बातचीत की जमीन थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही, थोड़ी थोड़ी सहमतियां बनना शुरू हुई हैं, और ये बात आगे सहमति पे आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज के ब्लॉकेट को शुरू कर दिया है, और अगर अमेरिका के जहाज ईरान की जल सीमा के आसपास हैं और ईरान ने कहीं उस पर हमले किए, तो फिर स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं और बिगड़ सकती हैं। मीडियम टर्म में ये एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरह काम करेगा ईरान और अमेरिका के बीच में। देखना होगा कि जब ये युद्ध विराम थोड़ा स्थायी हो, तो जो बाकी पक्ष हैं, खाड़ी के देश हैं, सऊदी, अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन, ये इस युद्ध विराम के बाद क्या रुख लेते हैं, इसको हमें इसके अलग अलग पक्ष देखने होंगे। 2 और पक्ष महत्वपूर्ण है। रूस ने कहा है कि मध्यस्थता कर रहा है। रूस किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में आगे आता है, अमेरिका उसको कितना स्वीकार करेगा, और चीन, जिसे अब डोनाल्ड ट्रंप निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि चीन ने अगर ईरान को हथियार दिए तो टैरिफ लगाए जाएंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि चीन इस पूरी जंग में ट्रेड वार के जरिए खींच रहा है। ये ट्रेड वार का ये जंग ट्रेड वार के अंदर पहुंच रही है। उस स्थिति में चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, देखना होगा। तो अभी स्थितियां बहुत फ्रेजाइल भी हैं और बहुत अनिश्चित भी हैं। जी चलिए, तो इस पर जैसे जैसे और ज़्यादा अपडेट्स होती जाएंगी, हम आप लोगों को विश्लेषण रोज़ बरोज़ कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर, उस पर भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता असफल रहने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज की घेराबंदी की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज की घेराबंदी की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर उस शिप पर कार्रवाई करेगा जिसने हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को टोल दिया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान ने हॉर्मुज में जो समुद्री माइंस बिछाई हुई हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। सर, ये जो अमेरिका ने घेराबंदी की घोषणा की है, कैसे, क्या कुछ प्लानिंग है? क्या इससे शांति वार्ता बाधित होगी या तनाव और बढ़ेगा? इस पर क्या टिप्पणी है सर आपकी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की प्लेबुक का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएला को झुकाने के लिए, वेनेजुएला के साथ कोई जंग नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ, मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस के साथ ब्लॉकेट के जरिए लाएगा। कितना पुराना तरीका है जंग का विपुल जी, ब्लॉकेट कर देना, किले के आसपास सेना लगा देना, सामान नहीं जाने देना, बंदरगाहों को रोक देना। ये जो जंग के पुराने तरीके थे ना, जो 16वीं 17वीं सदी में जैसे जंग लड़ी जाती थी, डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से भी जंग लड़ रहे हैं। तो वेनेजुएला को उन्होंने इस तरह से ब्लॉकेट करके झुकाया, अर्थव्यवस्था को पस्त किया, और उसके बाद वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हुआ और अमेरिकन सेना वहां के राष्ट्रपति को उठा लाई। तो ये वेनेजुएला वाला जो मॉडल है, ये ईरान पर कॉपी पेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये स्थापित है और अभी हाल में ही सफल साबित हो चुका है। इसमें सीधे मिलिट्री टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है, और
ट्रंप की योजना यह है कि जो सेंटकॉम उनका जो कतर का सबसे बड़ा दफ्तर है, जो सेंट्रल कमांड का ऑफिस और सेंटर है, वो ये देखेगा कि कौन से जहाज ईरान के बंदरगाहों में जा रहे हैं और कौन से जहाज ईरान के बंदरगाहों से निकल रहे हैं, और इन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो नॉन ईरानियन पोर्ट ट्रैफिक है उसको फ्री रखा जाएगा, लेकिन जो ट्रैफिक ईरान की तरफ जा रहा है, जो ईरान से कारोबार कर रहा है, उसे रोक दिया जाएगा। हालांकि IRGC इसका की प्रतिक्रिया करेगी, पर डोनाल्ड ट्रंप का निशाना या इशारा इसमें चीन और भारत है। चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तमाम देश जिन्होंने ईरान के होर्मुज वाले नए सिस्टम से जो टोल रोड बनाई लद्दाख के पास, जिस पर हम आपको बताते रहे, वहां से अपने गैस और तेल के टैंकर निकालने शुरू किए, उनको लक्ष्य बनाने की कोशिश है। पर्पस ये कि ईरान इस जंग को लंबे समय तक लड़ सकता है। अगर ये चैनल खुला रहा और उसका तेल बिकता रहा तो उसके पास पैसा आता रहेगा और जंग लंबे समय तक वो लड़ता रहेगा। अगर ये आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई, ये ब्लॉकेट कर दिया गया और ना तो कोई सामान लेकर कोई शिप ईरान के भीतर जाएगा, ईरान के पास जाएगा और ना आएगा, तो ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। क्योंकि युद्ध के कारण ईरान बुरी तरह तबाह है आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था पहले से ही सैंक्शंस के कारण खराब है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की प्लेबुक, ये है उनकी तैयारी, जो अब सक्रिय होकर शुरू हो गई है। जी सर, ये जो घेराबंदी है इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं, इम्पैक्ट किस तरीके से करेगा? खासतौर से अगर हम चाइना की बात करें, भारत की बात करें या GCC की बात करें, अमेरिका के इस कदम से किस तरीके से प्रभावित होगी ये खास इन देशों की अर्थव्यवस्था? देखिए, कई महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है। एक तो ईरान का रिस्पांस क्या होगा ये देखना होगा। ब्लॉकेट शुरू होने के बाद ईरान कैसे प्रतिक्रिया करता है। ईरान ने कहा कि उसने होर्मुज में माइंस बिछा रखी हैं। अमेरिका ने कहा कि वो माइन क्लियरिंग करने वाले जो शिप्स हैं उनको भेज रहा है। होर्मुज के इस नाकाबंदी को या बंद करने को यूके ने समर्थन नहीं दिया है। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेमर का बयान आया कि वो यूके इस बात के समर्थन में नहीं है। ईरान अगर अमेरिकी जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से आगे आते हैं या ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, तो ईरान के ड्रोन स्वाम्स जो हैं वो ड्रोन हमला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ईरान के पास जो प्रॉक्सीज हैं, जो हूती है यमन में, हिजबुल्ला है, और ये अगर ये ब्लॉकेट वास्तव में गंभीरता से आगे स्थापित होता है और ईरान की जो ट्रेड है वो रुकता है, तो फिर ये बाकी जो हूती और हिजबुल्लाह है, खासतौर से हूती, वो लाल सागर में ब्लॉकेट खड़ा कर देगा। तो जो रेड सी और स्वेज और बाब अल मंदेब वाला हिस्सा है, वहाँ ब्लॉकेट आने के कारण अमेरिका को, यूरोप को जाने वाले सामान पर असर पड़ेगा, और सऊदी अरब का जो ऑयल जा रहा है रेड सी के रास्ते से, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ईरान के पास एक काउंटर स्ट्रेटजी है कि अगर इधर ब्लॉकेट हुआ तो हूती उधर ब्लॉकेट कर देगा, और इसके अलावा जो साइबर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार है ये होगा। तो अब ईरान ने चेतावनी तो दी है, अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट शुरू हो रहा है। हमें अगले 24 से 48 घंटों में पता चलेगा कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होने वाली। अब इम्पैक्ट देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया और चाइना पर है। इंडिया ने इस पूरी परिस्थिति के बीच में भी किसी तरह ईरान से सहमति बनाकर बातचीत करके अपने टैंकर निकलवाने शुरू किए थे। होर्मुज से करीब 3 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन के हिसाब से भारत के पास आता है, तो ये बड़ा रास्ता, गैस भी यहाँ से आती है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है विपुल जी, वो ये कि अभी हाल फिलहाल में ही भारत ने ईरान से क्रूड का इंपोर्ट शुरू किया। देखिए कैसे परिस्थितियां बदली। 1 महीने के भीतर अमेरिका ने ईरान को अपने तेल बेचने की छूट भी दे दी, और उसके बाद वो रास्ता भी बंद करने जा रहा है। मतलब रिलायंस की रिफाइनरी ने जो अपना तेल बुक किया था ईरान का, वो पहुंचा भी नहीं है भारत। 19 अप्रैल को उसकी डिलीवरी होनी है। इस बीच में ये फिर से नई व्यवस्था आ गई, तो भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौती है। और डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को फिर निशाना बना रहे हैं ईरान से सामान खरीदने की दृष्टि से, ईरान के तेल को और ईरान को मदद देने की दृष्टि से। तो भारत के लिए मुश्किल है। अगर होर्मुज पूरी तरह ब्लॉक होता है, ईरान को जाने वाले जहाज ब्लॉक होते हैं, तो भारत के लिए ईरान का स्रोत बंद हो जाएगा। हालांकि हो सकता है माइन क्लियर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों के लिए, कतर के लिए, बहरीन, कुवैत के लिए होर्मुज का रास्ता खोलकर रखें, अगर ईरान उन पर हमला नहीं करता है। चीन के लिए दोहरी मुसीबत है। एक तो चीन ईरान को मदद भी कर रहा था आर्थिक रूप से भी और तेल खरीद कर भी, और इसके अलावा चीन के स्टेक्स भी ईरान में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन हो सकता है चीन अपने जहाज़ों के लिए अमेरिका से किसी तरह से नेगोशिएट करे, क्योंकि चीन के पास एक मजबूत बार्गेनिंग पावर है अमेरिका के लिए। ये हमें देखना होगा। GCC देशों ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। किसी भी देश ने इस ब्लॉकेट का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि होर्मुज जो है वो कुवैत, कतर, बहरीन और UAE और इराक के फ्लोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूट है। अगर ईरान वाला चैनल अमेरिका ब्लॉक भी कर देता है और ईरान हमले करता है
बाकी चैनल पर या वहाँ माइंस लगा कर रखता है, तो इन देशों के लिए अपने सामान को भेजना मुश्किल हो जाएगा। बाजार ने इस ब्लॉकेट को बेहद नकारात्मक ढंग से लिया। कच्चे तेल की कीमत फिर $100 से ऊपर चली गई। मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में तेज गिरावट आई, भारत के बाजार में भी तेज गिरावट आई। जी, अब सर महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो घेराबंदी हो रही है इससे कच्चे तेल और शिपिंग इंश्योरेंस, इन दो सेक्टर पर कैसे असर देख रहे हैं? एक तो बाउंस बैक हमने देख लिया, $100 के ऊपर फिर से आ गया कच्चा तेल, और अगर ये घेराबंदी जारी रहती है तो कहाँ तक के प्राइसिंग आप देख रहे हैं कच्चे तेल को लेकर? क्या अगर ये इफेक्टिवली ब्लॉकेड होता है तो आप ये मान के चलिए कि कच्चे तेल की कीमत वापस फिर वो $110-115 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेड जितना सख्त होगा ईरान उतना ही ज्यादा रिटेलिएट करेगा, और फिर ईरान जो भी होर्मुज के आसपास से गुजरने वाले जहाज हैं हम पर हमला करेगा। एक खबर ऐसी भी आई थी कि थाईलैंड के एक जहाज को टारगेट भी किया गया। तो ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, ICGC ने अपने IRGC ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी होर्मुज और उसके आसपास का इलाका इस जंग के कारण इंश्योरेंस की दृष्टि से निषिद्ध क्षेत्र था, यानी वर्जित क्षेत्र था। बीमा कंपनियां वहां किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं दे रही थी क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिकन फ्लीट, अकेले अमेरिकन फ्लीट भी ओमान की खाड़ी में और बाकी के हिस्से में मूव कर रहे लगते हैं और इसे ब्लॉकेट कर देते हैं, तो पूरा का पूरा गल्फ जोन, पूरा का पूरा वो समुद्री क्षेत्र, अरब सागर का पूरा समुद्री क्षेत्र नो इंश्योरेंस जोन में बदल जाएगा, जो सबसे बड़ा खतरा है। लॉर्ड्स की जो लिस्ट है उसने वायर कमेटी ने पूरी पर्शियन गल्फ को अब हाई रिस्क जोन डिक्लेयर कर दिया है। और जब ऐसा होता है तो जितने भी मेजर PIA क्लब होते हैं, इंश्योरेंस क्लब हैं, चाहे वो गार्ड हो, स्कड हो, नॉर्थ स्टैंडर्ड हो, लंदन का P&I हो, अमेरिकन क्लब हो, ये सब इस जोन में मूव करने वाले किसी भी जहाज को बीमा नहीं देंगे। उन्होंने वार रिस्क का एक्सटेंशन कर दिया है, बीमा कैंसिल करना शुरू कर दिया है, फोर्स मेजोर लगा दिए हैं। तो वार रिस्क प्रीमियम तो पहले से ही बढ़े हुए थे, लेकिन अभी ये था कि होर्मुज के बाहर से जहाज गुजर रहे थे आसानी से, जिनको फारस की खाड़ी के भीतर नहीं जाना था या जिनको होर्मुज पार नहीं करनी थी। लेकिन इस गतिविधि के बाद अब पूरा का पूरा जो पर्शियन गल्फ का हिस्सा है और बल्कि उससे जुड़ा हुआ थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हिस्सा रिस्क इंश्योरेंस में के जोन में या नो रिस्क जोन में आ जाएगा। और ये सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बात है। इस वजह से आपको कच्चे तेल की कीमत में और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी, LNG LPG की कीमतों में बढ़ोतरी दिखेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और जो भी सामान यहाँ से फर्टिलाइजर के केमिकल्स का जो ट्रेड शुरू होता है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि इस जंग के बीच में मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में जहाँ हमले हुए थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, अपने कारखाने शुरू कर दिए हैं, रिपेयर शुरू हो गया है, कुछ प्लांट शुरू भी हो गए। लेकिन फिर अब ये जंग होर्मुज से निकलकर पूरे अरब सागर में, पूरे पर्शियन गल्फ में फैल रही है अमेरिका के ब्लॉकेट के कारण। तो सर कुल मिला करके अभी भविष्य जो है वो दुविधा, अंधकार, असमंजस की स्थिति में है, खासतौर से अगर हम शेयर बाजार के लिहाज से भी देखें तो क्लैरिटी नहीं तो है। शेयर बाजार आपको दिखा भी रहा है। देखिए, शेयर बाजार ने एक रिएक्शन पैनिक वाला किया जो स्वाभाविक था कि कच्चे तेल की कीमत $100 से ऊपर गई, और दूसरा उसके बाद बाजार को निचले स्तर पर थोड़ा सपोर्ट भी मिला, थोड़ी बहुत खरीद भी आई, क्योंकि लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर के स्तर पर बात चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है इस जंग में, जिसको आप दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें, जहां ईरान अब दबाव में आया है। इससे पहले तक जो जितनी वार्ताएं इस्लामाबाद से पहले तक थी, हमले थे, नुकसान था, वहां होर्मुज बंद करके ईरान ने अपने आप को बढ़त में ले लिया था। अब अमेरिका जो करने जा रहा है उससे ईरान पर पहली बार दबाव बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान वो डायरेक्ट सीधे अमेरिका ईरान के उस चैनल को टारगेट कर रहा है जहां से वो अभी तक तेल और गैस बेच रहा था, टोल वसूल रहा था और एक लंबी जंग में रहने के लिए संसाधन जुटाने की तैयारी कर रहा था। तो ये बड़ा पेचीदा मोड़ है। और डोनाल्ड ट्रंप अब उस पुरानी रणनीति पर आ गए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नाकाबंदी, घेराबंदी लंबी चलती है, लगाए रखिए जहाज, मत जाने दीजिए, तो कभी ना कभी तो फिर देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, टूटती है। और चूंकि वेनेजुएला में से सफलता से वो अभी लागू कर चुके हैं, इसलिए वो इसे शर्तियां अपनाएंगे अगर कोई सहमति बनती नहीं दिखाई देती। तो इसलिए ये फिर मामला थोड़ा और ज्यादा लंबा खींचेगा। इसमें हो सकता है युद्ध ना हो, सीधे हमले ना हो,
लेकिन आर्थिक ब्लॉकेड लंबा चल सकता है और ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि कच्चे तेल की कीमतें दोनों तरफ मूव करेंगी, इसके लिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के अगर भीतरी आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा नहीं हुए और ट्रंप को लगा कि वो मिड टर्म में बेहतर ढंग से सफलता पा सकते हैं तो वो इस ब्लॉकेट को लंबा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर भीतरी राजनीति का दबाव हुआ और कच्चे तेल की कीमत, खासतौर से WTI क्रूड की कीमत लगातार लंबे समय तक $100 से 150 से ऊपर रही तो ट्रंप को फिर कुछ समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि महंगाई का आंकड़ा परोक्ष रूप से ईरान के पक्ष में, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि ताजे महंगाई के आंकड़े में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती दिखाई दी है, जिस पर पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अपने दर्शकों को जाने से पहले बता दें कि कल शेयर बाजार बंद है, तो कल हम बोनस पॉइंट लेकर के नहीं आ रहे हैं। अब अगला बोनस पॉइंट आपको बुधवार को शाम को 7 बजे मिलेगा, तो आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। बाकी प्रोग्राम कुछ एक जाएंगे, लेकिन बोनस पॉइंट कल हम शाम को 7 बजे लेकर के नहीं आएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जाते जाते? बहुत बहुत धन्यवाद। कल बाजार बंद है। आमतौर पर जिस दिन शेयर बाजार बंद होते हैं उस दिन हमारे ऑफिस में भी हम अपने नियमित कार्यक्रमों को रोक कर रखते हैं। लेकिन हाँ, गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपको बोनस पर सूचना मिलती रहेगी। अगले 24-48 घंटे इस जंग की दृष्टि से खासे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। परसों हम आपके पास फिर विस्तृत जानकारियों के साथ लौटेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दोपहर 1 बजे और शाम को 4 बजे हम शेयर बाजार से जो जुड़े हुए आपके प्रश्न हैं वो हम 1 बजे लेकर के आएंगे। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शाम को 4 बजे सिर्फ की टिप में पता लगेगा। तो हम लोग आएंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी लगातार बोनस के साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन, किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है NPS, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। NPS भारत सरकार के अंतर्गत PFRDA के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। NPS खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी CSC से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए NPS जरूरी है।